हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की हिस्ट्री का आगज़ पढ़ाएंगे। देख रहे हैं जितना हमने अंडरलाइन किया है बस हम उतना ही आपको मीनिंग समझाएंगे, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है और सारा रीड करके आप खुद से पढ़ो। टाइम क्योंकि कम है और लेसन आपके बहुत लॉन्ग है। यहाँ से पढ़ा रहे हैं हम आपको। देखो, न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 मतलब 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद मानते थे कि कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र को बनाए रखना चाहिए। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं जैसे राजतंत्र को बनाए रखना चाहिए। लोक क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। लोक क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए चेंजेस से परिवर्तन से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में क्या था? सक्षम था कि वो पारंपरिक जो संस्थाएं उसे वो मजबूत बना सकता है। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। देखिए, रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र को बनाए रखना चाहिए। लोक क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए चेंजेस से उन्होंने ये जान लिया था कि जो मॉडर्नाइजेशंस है, आधुनिकीकरण है, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में वो क्या है? सक्षम है कि वो राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बना सकती है। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। आगे बता रहे हैं, देखिए जो अंडरलाइन है वही लाइन हम बता रहे हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना से मिले। के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए किससे मिले? वियना से मिले। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि तैयार की। ट्रीटी ऑफ वियना मतलब वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य कई सारे बदलाव को खत्म करना था और जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुई थी। मतलब जो सारे बदलाव हुए थे, जो नेपोलियन वार हुए थे उस टाइम में, उसे क्या करना था? बंद करना था, मतलब खत्म करना था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए, अब ये फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में क्या किया गया? बहुत अधिक छूट दी गई। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिस पर कब्जा उन्होंने नेपोलियन के अधीन रह के किया था। मतलब
वो जो एरियाज थे वो क्या थे, उन सबको खो दिया था जब नेपोलियन थे, नेपोलियन के टाइम पे जिस पे उन्होंने कब्जा किया था। सेकेंड पॉइंट बताने जाए, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। मतलब उसके जो राज्य की बाउंड्री है उस पर क्या है, बहुत से राज्य को स्थापित कर दिया गया ताकि आगे आने वाले टाइम में फ्रांस आगे फैल न सके, विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में क्या कर दिया गया, उत्तर में नीदरलैंड राज्य को स्थापित कर दिया गया और जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमोंट में जियोना जोड़ दिया गया, को जोड़ दिया गया। अब ये थर्ड पॉइंट बताने जा रहे हैं। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। नॉर्थर्न इटली का क्या किया गया, कंट्रोलिंग पावर दे दिया गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया उसे बरकरार रखा गया। नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स को महासंघ स्थापित किया था उसे क्या किया गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं की गई, उसे वैसे ही अछूत कर दिया गया, अनटचड कर दिया गया। सिक्स पॉइंट ये आपका फोर्थ पॉइंट बताने जा रही हूँ। आगे, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। जब सबका मुख्य उद्देश्य राजतंत्र की बहाली था, राजतंत्र को बनाए रखना था, जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। फिर आगे आपको बता रहे हैं यहाँ से, ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था। जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। आगे बता रहे हैं क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारी के बारे में आपको बताते हैं क्या हुआ था उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करना था। वो राजतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना, साथ ही फ्रीडम और लिबर्टी के लिए क्या था, फाइट करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। अब देखो आपका ये आ गया जूसेपी मैज़नी। देखो जो जूसेपी मैज़नी थे
उनका जन्म 1807 में जियोना में हुआ था। 1807 में जियोना में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। मैजनी विश्वास करता था, देखिए जितना अंडरलाइन है इतना ब्रैकेट के अंदर है, बस उतना ही हम बता रहे हैं। मैजनी विश्वास करता था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी। मैजनी बिलीव करता था कि ईश्वर की प्रकृति के अनुसार राज्य ही लोगों मनुष्य की प्रकृति इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के जैसे नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। उसे मतलब और भी जो नेशंस थे उन्हें जोड़कर क्या करना था, एक बड़ा नेशंस तैयार करना था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। द एज ऑफ रिवोल्यूशंस, क्रांतियों का युग। कितने से कितने टाइम क्रांतियों का युग चला था? 1830 से 1848 के बीच में। जैसे जैसे रूढ़िवाद की व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, जैसे जैसे रूढ़िवाद ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में क्या होने लगा था? उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा था। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद को और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़ के देखा जाने लगा था। देखो जैसे जैसे रूढ़िवाद व्यवस्था ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्र में ढेर सारे एरियाज में लिबरलिज्म्स और नेशनलिज्म्स को क्या क्रांति के साथ जोड़ के देखा जाने लगा था। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादी ने किया। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादी ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इसमें प्रोफेसर, स्कूल अध्यापक, स्कूल टीचर, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार, कॉमर्शियल लोग, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग भी शामिल थे। देखो रेवोल्यूशन का टाइम बता रहा है कि उस समय जैसे जैसे रूढ़िवाद की व्यवस्थाओं और ताकत को मजबूत बनाने के लिए कोशिश की गई, यूरोप के अनेक एरियाज़ में, ढेर सारे एरियाज़ में लिबरलिज्म्स और नेशनलिज्म को क्रांति के साथ जोड़ के देखा जाने लगा था। इन क्रांतियों का नेतृत्व लिबरलिज्म्स और नेशनलिज्म ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय के विशिष्ट लोग थे, और इसमें प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और कॉमर्शियल मिडिल क्लास के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई में, पहला जो विरोध था वो फ्रांस में जुलाई में 1830 में हुआ, 1830 में हुआ, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवाद प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। मतलब पहला जो विद्रोह हुआ था वो 1830 में हुआ था। बोर्बो राजा, जो बर्बन्स के किंग थे, बोर्बो राजा, जिन्होंने 1815 के बाद हुई रूढ़िवाद प्रक्रिया के दौरान सत्ता में फैलाया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। फिर आगे आपका, उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। ये को पहला पॉइंट है आपका कि अगर द एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में बताना है तो आप इतना लिखने के बाद फिर ये पॉइंट्स के जैसा मैं बना दूँ। सेकेंड पॉइंट, जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया। अब देखो अपराइजिंग्स,
इन द ग्रीक। अब ग्रीक्स में क्या क्या अपराइजिंग्स हो रहे हैं, ये पॉइंट्स मैंने अपने से डाला, आप लोग को बताती जा रही हूँ, आप लोग पढ़ते जाओ। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो पॉइंट्स, ये तो सेकेंड एज ऑफ रेवोल्यूशन बता दिया। अब यहाँ से है 15वीं सेंचुरी में से यूनानी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं शताब्दी से यूनानी एम्पायर्स किसका हिस्सा था? 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी रूढ़िवाद की प्रगति से यूनानी का आज़ादी के लिए संघर्ष, जो यूनानी लोग थे उनका आज़ादी के लिए संघर्ष कब शुरू हो गया था? 1821 से शुरू हो गया था। यूनान ने राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। मतलब राष्ट्रवादियों में रह रहे जो पश्चिम यूरोप के अधिक लोग थे उनका भी इन्हें सिंपैथीज मिला था, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशासन की, मतलब जो पोएट थे और जो कलाकार थे उन्होंने यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरोध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन, जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड इकट्ठा किया, पैसे का फंड इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए और बाद में उन्होंने फाइट किया वॉर्स को। जहाँ 1824 में उन्हें फीवर होने के कारण उनकी डेथ हो गई। फाइनली 1832 में कुस्तुनतुनिया जो था आपका ये की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ये आपका है कॉन्स्टेंटिनोपल्स की संधि जो हुई थी उसने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र संघ की मान्यता दे दी थी।